दगड़ियों, सब बढ़िया है। अ, 2 दिन पहले मैंने यानी बीते रोज़ मैंने बागेश्वर विधानसभा को लेकर कुछ आंकड़े आप सबके सामने रखे थे। मैं बोलता हूँ उसको एडिट नहीं करता हूँ, तो वो बोलने और पेश करने में हो सकता है कि कुछ आंकड़े आपको लगे हों कि ये इधर से उधर हो गए हैं। निश्चित रूप से लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मैं आज, क्योंकि अब जब तक मैंने कहा था ना कि जब तक बागेश्वर में उपचुनाव विधानसभा का रहेगा तब तक मैं आप लोगों के बीच में आने का पूरा प्रयास करूंगा। बागेश्वर शब्द की बात जब आप करते हैं तो मुझे 1967 याद आता है। 67 बोले तो इसलिए बागेश्वर नाम की जो विधानसभा है वो आरक्षित विधानसभा है। और मैंने 67 कहा तो 1967 का जो वर्ष था तब स्वर्गीय गोपाल राम जी हमारे विधायक हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश। 67 बोले तो उत्तर प्रदेश। उससे थोड़ा सा आगे कुछ रखते हैं। 1969 से 1974 तक दो सत्रों में स्वर्गीय सरस्वती टंडा जी हमारी विधायक रहीं उत्तर प्रदेश में। तो 1977 में जनता पार्टी का उदय होता है और पूरन आर्या हमारे विधायक होते हैं। 1985 से 1989 गोपाल रामदास जी फिर हमारे विधायक होते हैं। 1991 में फिर पूरन राम हमारे विधायक बनकर सामने आते हैं। 93 में राम प्रताप टंडा जी विधायक बनकर लखनऊ जाते हैं। ये बागेश्वर विधानसभा का जिक्र है। 1996 में नारायण रामदास हमारे विधायक बनते हैं, लखनऊ जाते हैं। और 2002 में अब ये उत्तराखंड आ गया, 2002 उत्तराखंड आ गया, तो इसमें राम प्रसाद टंडा जी हमारे विधायक बनकर देहरादून जाते हैं। 2002 के बाद जो पहला चुनाव हुआ था वो 2002 के बाद जो चुनाव हुआ था वो 2007 में हुआ था। और 2007 के चुनाव में अब 2002 और 2007 के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि राज्य बनने के बाद बागेश्वर जनपद में 3 विधानसभाएं हुई थी। मैं 2002 का जिक्र बीच में कर रहा हूँ। एक कपकोट विधानसभा थी जहाँ से अभी हाल में ही राज्यपाल बनकर लौटे हैं, राज्यपाल से अवकाश लेकर लौटे हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। वो पहली बार कपकोट से विधायक बनकर देहरादून गए थे 2002 में। और दूसरी विधानसभा थी कांडा के नाम से, उसमें उमेश सिंह माजिला जी को विधायक बनाकर आप लोगों ने भेजा था देहरादून। और तीसरी जो विधानसभा वो आरक्षित विधानसभा के रूप में अभी भी है, वो बागेश्वर के नाम से थी। ये 2002 और 2007 के चुनाव में हमने कांडा विधानसभा का भी चुनाव किया था। तो 2002 और 2007 के जो आंकड़े सामने आते हैं, आपने गौर किया होगा कि 2007 को मैं रखता हूँ, अभी 2000 के बाद मैंने की है। 2002 में राम प्रसाद टंडा जी को 12,419 वोट पड़ा था और नारायण रामदास जी को 10,242 वोट पड़ा था। अब मैं प्रतिशत के हिसाब में थोड़ा सा और एक लक्ष्मण राम जी थे जिनको 4,611 वोट पड़ा था और एक नरेंद्र राम जी थे 3,376 वोट पड़ा था। अब देखिए वोटों के प्रतिशत देखिए ना, बड़ा वोट पड़ा था। यूँ कहें कि अगर राम प्रसाद टंडा जी को 37.93% वोट पड़ा था तो नारायण रामदास जी को भी 31.28% वोट पड़ा था और लक्ष्मण जी को वोट पड़ा था 14.8% और नरेंद्र जी को वोट पड़ा था 10%। तब 3 विधानसभाएं बागेश्वर में थीं और वो जो 12,000 10,000 तो 3 विधानसभाओं की वजह से थी। और यही 2007 में जब जाते हैं तब भी वोट इसके आसपास ही घूमता मिलता है। तब 2002 के चुनाव में राम प्रसाद टंडा जी हारे थे। 2002 के चुनाव में राम प्रसाद टंडा जी हारे थे और करीब 5-1 हज़ार वोट के अंतर से हारे होंगे। मैं वोटों के आंकड़ा बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से नया कांग्रेस का ही चेहरा भाजपा में चले गए थे चंद्र रामदास जी। और राजनीति में चलता है, आज भाजपा में कल कांग्रेस में होंगे, सपा में, बसपा। कोई वैचारिकता नहीं होती है, सत्ता करनी है। ये राजनीतिक लोग मैंने कहा साधु संत नहीं होते हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा हो। विचारधारा तो सिर्फ कम्युनिस्टों के पास बची है, बाकी सब जी तू इधर मेरे संग में, तेरे साथ जिसकी सत्ता उसका गुणगान। तो चंद्र रामदास जी बीजेपी में शामिल हुए थे। वो भी जानते थे कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, लेकिन एक संगठन है जो संगठन उनकी नैया पार कर सकता, पार लगाई। तो चंद्र रामदास जी ने जो 2007 का चुनाव था उनको 17,614 वोट पड़े थे।
17,614 मत। और रामप्रसाद टमटा जी जो थे कांग्रेस के, वो 11,724 मत पड़े थे। और बीएसपी से धोनी जी हुआ करते थे। धोनी साहब को जो वोट पड़ा था वो 7,325 वोट पड़ा था। ये अच्छा, ये 2007 में भी 3 विधानसभाएं थी, तभी आप देख रहे होंगे कि 17,000, 11,000, 7,000, थोड़ा थोड़ा वोट, क्योंकि 3 विधानसभाओं में बटा हुआ था। और यहाँ से शुरुआत होती है चंद्र राम दास जी के राजनीतिक विधायकी के राजनीतिक कैरियर की। पॉलिटिशियन तो वो पहले से थे, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो उनकी जो शुरुआती ज़मीन थी वो कांग्रेस थी, और शुरुआती ज़मीन कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर की उठापटक, तोड़फोड़ और ये तमाम चीज़ें ऐसी रहीं कि वो जब पहली बार नगर पालिका का चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा नहीं जी, कांग्रेस ही उनके साथ थे, सारा कांग्रेस का तमझाम उनके साथ था, लेकिन वो कांग्रेस के नाम से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे थे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि वो हरीश रावत के बहुत नज़दीक थे। जब तक वो कांग्रेस में थे हरीश रावत के नज़दीक थे, और कांग्रेस से हटने के बाद भी उनके अगर पूरे भाषणों के दौर को देखेंगे तो उन्होंने हरीश रावत के खिलाफ कभी भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं दिखाई, कहीं कहीं नहीं मिलता है। हरीश रावत जी के नज़दीक थे तो प्रदेश में अनुसूचित प्रकोष्ठ में प्रदेश स्तर के पदों पर भी वो रहे। और जब उनको लगा कि अब मैं विधायक, कम से कम कांग्रेस में तो मैं विधायक नहीं बन पाऊंगा, नहीं बनने दिया जाएगा मुझे, तो उन्होंने अब विधायक बनने के लिए या ये हुआ कि विधानसभा की राजनीति के अंदर प्रवेश करने के लिए एक कोशिश की, और उस कोशिश में वो कामयाब हुए। 2007 में विधायक बन के गए और रामप्रसाद टमटा जी को उन्होंने 2007 में हराया। रामप्रसाद टमटा जी की हार के पीछे कारण देखिए, 2002 का आज भी हम कहते हैं कि नरेंद्र तिवारी से ज़्यादा विकास तो किसी ने किया ही नहीं। जो विकास जिसको आप लोग विकास मानते हैं, वैचारिक विकास नहीं था, धन दौलत का विकास, बजट का विकास, तो उस दौर में रामप्रसाद टमटा जी ने जो काम किया उनका भी सानी अब तक तो कोई नहीं था। उसके बाद भी अगर वो हारे तो उस हार के पीछे कई चीज़ें सामने थी। यानी मैं कहूँ कि 17 के चुनाव में अगर वो हारे हैं, 7 व 12 के चुनाव में रामप्रसाद टमटा जी अगर दोबारा से हारे हैं, तो उसके पीछे एक तो बड़ा कारण ये था कि तब जाकर फिर विधानसभाएं 2 बची थी। यानी कांडा नाम की विधानसभा खत्म हो गई थी, उसका एक बड़ा बृहद क्षेत्र आरक्षित विधानसभा में पुनः जोड़ दिया गया था, और एक बड़ा क्षेत्र कपकोट में चला गया था। ये 2012 की बात मैं कर रहा हूँ। एक तो ये था हाथ में एकदम से ना हटना, और दूसरा कांग्रेस में, क्योंकि नरेंद्र तिवारी, ये 12 का चुनाव अगर हम ये कहें तो वो अब हटकर था, और रामप्रसाद टमटा जी को टिकट नहीं देने के लिए भी बहुत सारे प्रयास तब हो रहे थे कि साहब ये हार चुके हैं, इनको टिकट ना दिया जाए। लेकिन रामप्रसाद टमटा जी की भी जड़ें तब कांग्रेस के अंदर काफ़ी गहरी थी, तो वो टिकट लेकर आ गए। चुनाव हुआ 2012 में। चंद्र राम दास जी, बीजेपी के लिए चंद्र राम दास जी जो वोट लाते हैं वो लाते हैं 23,396 वोट, जो कुल वोट का 38.9% बनता है। उसके बाद क्या कहते हैं, रामप्रसाद टमटा जी को जो वोट पड़ता है वो पड़ता है 21,485 वोट, 21,485 वोट। और ये जो है आपका 35.73% बनता है। वहाँ 38.9% बनता है, तो इधर 35.73% बनता है कुल वोट का। और तीसरे नंबर पर फिर धोनी साहब सामने आते हैं 9,877 वोट लेकर। ये बहुजन समाज पार्टी का वोट था। मैं ये कहूँगी बहुजन समाज पार्टी का जो पहले से कभी किसी बारे में कांग्रेसी कहते थे हमारा वोट था, हमारा वोट था, तो एक बहुत बड़ी संख्या बहुजन समाज पार्टी के वोट की 2007 के चुनाव में इनसे हट गई थी। वैसे तो 2002 के चुनाव में हट गई थी, लेकिन 2007 के चुनाव में भी वो 7,000 की संख्या में कांग्रेस से हट गई थी। जो 2002 में करीब 6,000, 4,500 वोट के करीब बसपा का वोट कांग्रेस से हटा था, वो 7 में जाके 7,000, 7,500 के आसपास पहुँचता, और 12 में जाके ये संख्या 9,877 यानी 10,000 को छूने के करीब पहुँच जाती है। और ये चुनाव रामप्रसाद टमटा हारते ही नहीं है। उसके बाद रामप्रसाद टमटा विधानसभा की चुनावी राजनीति से बाहर हो जाते हैं। बात में तो शायद 2022 में जाके तो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। मेरे को लगता है वो उनके मन की बात थी, जो भी अक्खड़ मिजाज आदमी थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन दिल से बहुत ईमानदार, बेईमान नहीं थे। आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि रामप्रसाद टमटा उतने ईमानदार थे कि मंत्री रहने के बावजूद भी उनके पास जब वो गए दुनिया को छोड़कर तो कुछ भी नहीं था। वो सड़कों में, बागेश्वर की सड़कों में एक नेता की तरह से मुस्कुराते हुए घूमते थे। कह रही श्रद्धांजलि के रूप में शब्द कह रहा हूँ। 2012 के बाद 2017 के चुनाव में आ जाते हैं। 2017 में भी अब 2 विधानसभा हो गई थी। एक आरक्षित विधानसभा बागेश्वर, जो 67 में भी आरक्षित थी बागेश्वर नाम से, और दूसरी विधानसभा कपकोट। मैं कपकोट विधानसभा का यहाँ जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद 2017 में चंदन रामदास जी के सामने रामप्रसाद टमटा नहीं थे। मैं निश्चित कह रहा हूँ, निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि 2017 में कांग्रेस ने अगर रामप्रसाद टमटा जी को टिकट दिया होता, क्योंकि इस पूरे दौर में 10 साल के दौर में जनता ये तो समझ चुकी थी कि दास जी विकास के मामले में उतनी तेज गति नहीं रखते हैं, और दूसरा अधिकारियों को डांटना, हड़काना, उनके भ्रष्टाचारों पर प्रहार करने के मामले में तो बिल्कुल बहुत डरे सहमे रहे हमेशा चंद्र रामदास जी, बहुत पीछे रहे। तो
अगर रामप्रसाद 2017 में अगर कांग्रेस ने रामप्रसाद टमटा जी को ही टिकट दिया होता, हमें लग भी रहा था कि इस बार कांग्रेस अगर जीतना चाहिए तो उनको टिकट देगी, क्योंकि इस बीच में रामप्रसाद टमटा जी ने घर पर जाकर मेहनत बहुत की थी। लेकिन कांग्रेस ने एक बिल्कुल नया चेहरा बालकृष्ण नाम से, जो चुनावी राजनीति में कहीं नहीं थे, पंचायती चुनावी राजनीति में कहीं नहीं थे, उन पर दांव खेला। चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए थे कि तब चंदन रामदास जो 2012 में 38% वोट लाए थे और 35 रामप्रसाद टमटा जी भी थे, तो वो एकदम छलांग लगाते हैं 17 में और वो पहुंचते हैं 51.25%, यानी 33,792 वोट चंदन रामदास अकेले ले जाते हैं। और बालकृष्ण जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको मिलता है सिर्फ 19,225 वोट, जो कुल वोट का सिर्फ 29.16% था। लेकिन कांग्रेस फिर भी 29% एक बहुत बड़ी बात थी। और इधर एक नया चेहरा सामने आया था 2017, उससे पहले बहुत से आंदोलन, वो सीधे सीधे मायावती की तर्ज पर था। बसंत कुमार जी जो उद्योगपति हैं, खड़िया खनन बागेश्वर का बहुत बड़ा उद्योग है, उस उद्योग से जुड़े हुए व्यवसायी हैं, लेकिन उनका जो शुरुआती राजनीति थी वो सीधे सीधे मायावती के पद चिन्हों पर थी। कई लोग अभी भी वीडियो दिखाते हैं, कई कुछ करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मायावती के धुर समर्थक, उन्हीं की भाषा बोलने वाले, उन्हीं के तौर तरीकों से चलने वाले उस नेता के रूप में उनका पदार्पण हुआ था। और क्योंकि वो नौजवान थे और खुलकर बोल सकते थे, खुलकर, और अपनी जाति के संरक्षण के लिए वो बहुत कुछ लोगों की मदद भी करते थे। शादी ब्याह, बारात, शोक, शुभ, सब में वो अपनी जाति के लोगों को बहुत ज़्यादा मदद वो बाहर भी करते थे, लेकिन अपनी जाति के लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करते थे। और ये उनकी एक अच्छी शुरुआत थी। तो बसंत कुमार जी बसपा के बैनर से चुनाव लड़े थे 2017 में, और वो 11,038 वोट लेकर आए थे, जो कुल वोट का 16.74% बन रहा था। देखिए, उससे पहले ये नहीं है कि एकदम से ना बड़े हैं, क्योंकि 2012 में भी बहुजन समाज पार्टी 10,000 वोट को छू रही थी, 9,877 वोट थी, 10,000 वोट को छू रही थी, तो वो उन्होंने 1,000 वोट बढ़ाया। उसके इस तरह वक्तव्य धोनी साहब सबको साथ लेके चलते थे, धोनी साहब, और फिर धोनी साहब जी का पत्ता कटा बसपा से और ये बसंत कुमार जी आए, तो वो उन्होंने वोट संख्या जो बढ़ाई। देखिए, 2002 में बसपा का जो वोट 4,611, 2007 में बसपा का वोट 7,325, 2012 में बसपा का वोट 9,877 और उसके बाद 2017 में बसपा का वोट 11,038। मतलब वो धीरे धीरे बढ़ता रहा। उस वोट को बहुजन समाज पार्टी ने पीछे नहीं जान दिया, वो आगे ले गई। इस पर फिर भी भविष्य में कभी बात करेंगे। 2017 के बाद, अब क्योंकि 2017 में बालकृष्ण सामने आ गए तो रामप्रसाद टमटा फिर चुनावी राजनीति से बाहर निकल गए थे। कांग्रेस ने चुनावी राजनीति से उनको बाहर खदेड़ दिया था। चुनाव आता है 17 के बाद 2022 का चुनाव आता है। 2022 के चुनाव में अब यहाँ चौंकाने वाली बात थी कि कांग्रेस ने फिर अपना प्रत्याशी बदला। अब बालकृष्ण की जगह रंजीत, जो स्वर्गीय गोपाल रामदास जी जो 67 में विधायक थे, उसके बाद 1985 से 89 तक विधायक रहे थे, उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे थे। उनके पुत्र रंजीत कांग्रेस संगठन के आदमी थे और हरीश रावत के बहुत बहुत करीब में से एक अभी भी हैं। उन पर गेम खेला गया, उन पर दांव लगा गया और अब प्रत्याशी जो थे 22 में भाजपा की ओर से सिटिंग एटिंग चंदन रामदास जी थे। कांग्रेस के पास शायद कोई भी जिताऊ कैंडिडेट नहीं था। स्पष्ट हो गया था कि उनके पास जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। और कई लोग चाहते थे कि अब इस बीच में, क्योंकि बसंत कुमार जी को 11,000 वोट बसपा का पड़ा था, उधर वो 7, 8, 9, 10 महीने से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। तो लोग चाहते थे अगर कांग्रेस थोड़ा सा खेल खेले और बसंत कुमार जी को अपनी पार्टी में ले आए तो वो चुनाव तो विधायक बन जाएंगे और हम चंदन रामदास जी को हरा सकते हैं। ये कांग्रेस के कंदर के खाने के लोग चाहते थे, लेकिन नहीं। तो 2022 के चुनाव में चंदन रामदास जी ने जो कुल वोट पाया वो 32,211 वोट पाया। देखिए, 33,792 से घटे हैं वो गए 32,211। जब 33,792 वोट उनको 2017 में पड़ा था
तो प्रतिशत था 51.25%। इधर 2022 में यही प्रतिशत 43.4 बचा, यानी वो माइनस हुआ है। वोट 8% माइनस लगता है कि ये हुआ था। और रंजीत बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते थे कि यहाँ चौंकाने वाला था कि रंजीत को टिकट दिया, रंजीत बहुत नहीं तरक्की कर पाए। अगर बालकृष्ण 19,225 वोट लाए, जो 29.16% बनता था तब के चुनाव पोलिंग का, तो रंजीत भी 20,070 ही वोट लाए, यानी वो 1,000 वोट भी पूरा आगे नहीं बढ़े। और वो प्रतिशत भी आपका 26.8% बना था। प्रतिशत के आंकड़े बढ़ते घटते हैं। लेकिन इधर बसंत कुमार ने 16,109 वोट देकर आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की लहर पैदा कर दी थी दिल्ली में केजरीवाल के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा वोट, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वोट आम आदमी पार्टी को अगर मिला, हो सकता है कि ये एक तरफ 16,000 वोट अकेले हों और एक तरफ सब बाकी और सब 16,000 में सिमट गए हों। कभी इसमें जोड़ घटाव लाएंगे हम आपके सामने। तो ये चीज़ सामने थी। तो 2022 का जो चुनाव था उस चुनाव में भाजपा घटी थी, पीछे हटी थी। देखिए, अब क्योंकि 2 ही विधानसभा थी, चंद्र रामदास जी चौथी बार थे सत्ता में विधानसभा में। अगर कहा जाए तो 2007 से जिस आदमी ने विधानसभा में प्रवेश किया था, फिर 22 के चुनाव में जीतकर भाजपा को जिताकर फिर वो प्रवेश किए थे, तो लग रहा था कि यार इस बार तो मंत्री पद उनको मिलना ही चाहिए, और मंत्री पद मिला भी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे हमेशा मिलता था, बहुत खुश थे मंत्री पद को लेकर। वो एक अंदर खाने बड़ा एक प्रोग्राम भी बना रहे थे, लेकिन मेरे मजाक में भी कहा, जिस प्रोग्राम को लेकर आप काम कर रहे हैं, क्या आपकी सरकार, आपके लोग उसको लागू करना देंगे? खैर, वो मजाक की बात थी। श्रद्धांजलि। चंद्र रामदास जी की मृत्यु का एक दुखद समाचार, बहुत दुखद समाचार। बीमार थे, लंबे समय से बीमार थे, और जब 2022 के चुनाव में तो बहुत दौड़ धूप उन्होंने की भी नहीं। जब उनको मंत्री बनाया गया तब भी कई लोग उनसे कहते थे आप मंत्रिमंडल संभालिए, लेकिन बहुत दौड़ धूप मत कीजिए। लेकिन वो उत्साह था, एक अंदर जबरदस्त उत्साह, उस उत्साह को लेकर वो घूमते रहे डॉक्टरों के ना कहने के बाद भी। और एक दिन खबर आई, दुखद खबर, बहुत दुखद खबर। उसके बाद अब हमारे सामने विधानसभा का मध्यावधि चुनाव सामने खड़ा है, और अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट नहीं है। आचार संहिता लग चुकी है, घोषणा हो चुकी है, कब नामांकन होगा, कब नाम वापिस होंगे, किस तारीख को वोट पड़ेंगे और किस तारीख को आपका प्रत्याशी कौन जीता, कौन हारा, कितने वोट से जीता, कितने वोट से हारा, आदि 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 सार्वजनिक हो जाएगा, हो चुका है। यानी आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन ने जो एक रूटीन होता है वो भी शुरू कर दिया है। स्ट्रांग रूम में जाके देखना, पोलिंग बूथों का इत्यादि इत्यादि सब शुरू हो चुका है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। 2 ही नाम है अभी तक जो सामने आ रहे हैं। एक तो दास जी के पुत्र गौरव का नाम सामने आ रहा है, अक्सर जो होता है, उसी के साथ साथ दास जी की पत्नी का नाम भी सामने आ रहा है। मतलब एक ही परिवार में माता और पुत्र दोनों के नाम सामने आ रहे हैं। वो कल के गर्भ में है कि भाजपा किस पर दांव खेलना चाहती है, लेकिन भाजपा भी ये चाहती है कि कांग्रेस का नाम सार्वजनिक हो जाए। अगर कांग्रेस रंजीत का ही नाम सार्वजनिक करती है तो भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो गौरव को सामने उतार देंगे। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है इधर 1, 2, 2.5, 3 महीने से कि बसंत, ऐसे प्रचार कई बार हुआ, बसंत ने तो खुलेआम नहीं कहा, लेकिन ये सोशल मीडिया के जो चर्चे में थे, और कांग्रेस का टिकट अगर बसंत कुमार को मिलता है तो इस तरह की जो चर्चा थी, तो निश्चित रूप में अगर बसंत कुमार को लगता है कि साहब विधानसभा में मेरे को जाना ही जाना, मैंने बहुत मेहनत कर ली और 2 बार 3 बार, और इस बार तो मेरे को विधानसभा में पहुंचने का एक रास्ता मिल रहा है, और वो कांग्रेस से टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि क्या गौरव को टिकट दें, या अधिक सिंपैथी के लिए
उनकी माता जी स्वर्गीय चंद्र रामदास जी की पत्नी, धर्म पत्नी को सामने लाया जाए। बीजेपी में एक नाम और है, अभी चुपचाप से आगे कुछ रख रहा है, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती दीपा। ये नाम भी बीजेपी में है और ये अंदर खाने है, लेकिन आगे को सरक रहा है। फिलहाल जो खुलकर नाम है वो दो नाम है। यदि बसंत कुमार को टिकट मिलता है तो निश्चित रूप में जो अभी जिस 16,000 वोट की बात, पहले तो मैं लूँ कि बसपा से बसंत कुमार के पास बहुत अधिक वोट आया था, बहुत अधिक वोट। मैं सीधे से कहूँ कि 10,000 बसपा का जो 10,000 वोट था वो सीधे सीधे बसंत कुमार को आम आदमी पार्टी के रूप में मिला था, 10,000 वोट। और वो वोट मैं जब व्यक्तिगत रूप से इन लोगों से बात करता हूँ और बसंत के नज़दीक के लोगों से बात करता हूँ तो कहते नहीं, हम बसंत को वोट देंगे, वो चाहे कांग्रेस से चुनाव लड़ें, चाहे भाजपा से चुनाव लड़ें, चाहे वो सपा से चुनाव लड़ें, बसपा से लड़ें, उक्राप से लड़ें, आम आदमी पार्टी से लड़ें। यदि 10,000 वोट एक थाली में लेकर बसंत सामने आते हैं। अब इधर हम थोड़ा सा 20 पिछले चुनाव जिसमें बालकृष्ण, जिसमें रंजीत सामने थे, उस 20,000 वोट को जोड़ते हैं तो 30 हो जाता है। और जब हम 20,000 वोट को भी जोड़ें तो 30 हो जाता है। उसके बाद भी अगर हम सीधे सीधे भाजपा के वोट को जोड़ते हैं फिर भी 2,000 ज़्यादा दिखता है। ऐसे ही अगर हम उससे पहले चुनाव में जाएं जो 21,000 और 23,000 वाला था और उसमें 9,000, अगर हम उस चुनाव को लेते हैं 2012 के चुनाव को के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो आपने वोट लिया था वो जरूरी नहीं है कि आपके पास ही आएगा, तो सीधे सीधे बसंत कुमार जीतते हुए दिखाई देते। अगर हम 2012 के चुनावी समीकरण को लेते हैं, उस समय पर कांग्रेस 21,000 वोट लाती है और 10,000 के करीब 21,000 और चंद्र रामदास 23,000 के आसपास होते हैं। ये बारे में 2 विधानसभाएं थी, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि 2 विधानसभाएं थी, तीन विधानसभाएं थी। अब 2 विधानसभाओं के बीच का हिसाब किताब है। अच्छा, दूसरा, जब चुनावी हिसाब से जब बालकृष्ण को टिकट दिया गया फिर रंजीत को टिकट दिया तो कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट घर से बाहर निकला ही नहीं था, क्योंकि जब प्रत्याशी को जब उनका एक कहते हैं ना कि वोटर को लगता है कि यार मेरी पार्टी तो जीत ही नहीं रही, तो वो मन असमसा जाता है, कसमसा जाता है और वो बूथ तक नहीं पहुंचता है। और जब आप बसंत कुमार को टिकट देंगे तो असमसाया कसमसाया जो वोट जो घर में बैठा रहा इन 2 चुनावों में वो निश्चित रूप से बाहर निकलेगा, और वो संख्या करीब 3,000 तो है ही है। यदि बसंत कुमार घर में कांग्रेस के घर में बैठे हुए 3,000 वोट को बाहर निकाल उत्साह के साथ, तो निश्चित हार जीत जो है आपकी 700-800 वोट में सिमट जाती है। और बसंत भी इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा धड़ा, माना बसंत कांग्रेस में आते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर पूरे बागेश्वर विधानसभा के अंदर वो वर्चस्व उनका होगा। उनका वर्चस्व होगा तो पंचायत चुनाव में भी उनका वर्चस्व काम करेगा, विकास की योजनाओं, विकास सारे कार्यक्रमों में उनका वर्चस्व काम करेगा। तो ये चिंता भी अंदर खाने कांग्रेस के लोगों को होगी, वरना कांग्रेस के लोग अगर एकजुट एक मुठ होते तो रामप्रसाद टमटा तो आपका चुनाव 2007 में ही नहीं हारते, 2012 में नहीं हारते। खैर, अभी जो चुनावी समीकरण है वो बदलेंगे, हटेंगे, बाहर से लोग आएंगे, चुनाव प्रचार होगा, समीकरण तैयार होंगे, वाद होगा, प्रतिवाद होगा, विवाद होगा, आलोचनाएं होंगी, आलोचनाओं के प्रत्युत्तर होंगे। भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश होगी कि सिंपैथी की सड़क पर चुनाव को उतारे, और कांग्रेस की पुरजोर कोशिश होगी कि सिंपैथी ना बनने दें। ये आने वाले समय में होने वाला है। ये सब चलता रहेगा। राजनीति है, फिर कहूँगा राजनीति में साधु संत सन्यासी नहीं आते हैं। भले ही कुछ लोग आज भगवा पहन के अंडलों मंडलों के अखाड़ों के महंतों की डिग्री लेकर पहुँच गए हों, लेकिन राजनीति साधु संतों की जगह नहीं है, ये तो राजसी लोगों की जगह है। अब कुछ लोग साधु संतों की वेशभूषा में भी राज करने आ गए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तुम क्या कर सकते हो। मैं तो भाई एक ही बात कहता हूँ, जिंदगी
मुस्कुराते हुए कट जाए। अगर आप लड़ना जानते हैं, अगर आप लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, अपने लिए लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपका सबसे बड़ा अस्त्र मुस्कुराहट है, जो दिल से बाहर आनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।